नमस्कार दोस्तों, आपका आर एस नर्सिंग केयर रिपोर्ट में स्वागत करता हूं। आज हम आपके सामने एमसीक्यू क्वेश्चंस ईएसआईसी सीआरपीएफ नॉट सेट एनएचएमसीएचओ का क्लास फर्स्ट लेके आए हैं। ये क्लास रहेगी वो रेगुलर रहेगी। आप वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप एक बेहतर जॉब पा सको। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए, जो स्पेशल क्लास है वो एमसीक्यू क्लास है। क्लियर, एमसीक्यू क्लास है और उसका जिसका पार्ट पढ़ेंगे ब्लड का पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे, जिसके अंदर एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। क्लियर, एमसीक्यू के साथ हम थ्योरी भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको उसका मैक्सिमम फ़ायदा मिल जाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज बिटवीन। जो ह्यूमन होता है उसकी पीएच कितनी होती है, क्वेश्चन पूछा है। उसकी पीएच ए ऑप्शन है 6.5 से 7, बी ऑप्शन है 7.35 से 7.45, सी ऑप्शन है 8 to 9, डी ऑप्शन है 4.5 to 5। देखिए, जो ह्यूमन की पीएच होती है वो होती है 7.35 से 7.45। वो स्लाइटली एल्केलाइन होती है। ये इंपॉर्टेंट बात है, कैसी स्लाइटली एल्केलाइन होती है। देखिए, हम बात करते हैं कि जो अगर 7.35 से कम है, लेस देन 7.35 से अगर पीएच कम है, उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, एसिडोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिडोसिस। ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर 7.45 से मोर देन 7.45 से ज़्यादा है, 7.45 से ज़्यादा है, उसको बोलेंगे एल्कलोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्कलोसिस। ये इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर। तो क्वेश्चन पूछा पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड की होती है 7.35 से 7.45, स्लाइटली एल्केलाइन होती है। 7.35 से कम है उसको बोलेंगे एसिडोसिस, 7.45 जाता है उसको बोलेंगे एल्कलोसिस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड इज ए, ब्लड कौन सा सॉल्यूशन है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्लड कौन सा सॉल्यूशन है। देखिए, ये ऑप्शन है एसिडिक सॉल्यूशन नहीं है, मेरा एसिडिक सॉल्यूशन नहीं होता है। ये बेसिक सॉल्यूशन भी नहीं होता, ये बफर सॉल्यूशन होता है। बिल्कुल करेक्ट बात है, सी इज द करेक्ट आंसर। डी न्यूट्रल सॉल्यूशन, ये न्यूट्रल सॉल्यूशन भी नहीं है। करेक्ट आंसर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, जो प्रिंसिपल बफर सिस्टम है ह्यूमन बॉडी के अंदर, 3 बफर सिस्टम होते हैं। पहला होता है प्रोटीन बफर सिस्टम। पहला क्या होता है, प्रोटीन बफर सिस्टम होता है। सेकंड होता है कार्बोनिक एसिड एंड बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम। थर्ड होता है वो होता है फॉस्फेट बफर सिस्टम। कौन सा, फॉस्फेट बफर सिस्टम। जो देखिए 3 होते हैं, प्रोटीन, कार्बोनिक एंड फॉस्फेट। जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट डाल के लिखिए। देखिए, नोट डाल के देखिए, द प्रोटीन बफर सिस्टम इज द मोस्ट अबंडेंट बफर सिस्टम इन द इंट्रासेलुलर फ्लूइड। देखिए, इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर मोस्ट अबंडेंट है, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला बफर सिस्टम कौन सा है, वो कौन सा है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो है प्रोटीन बफर सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर। तो 3 प्रिंसिपल होते हैं, कौन कौन से, प्रोटीन, कार्बोनिक और फॉस्फेट। जो प्रोटीन होता है वो मोस्ट अबंडेंट पाया जाता है कहाँ पर, इंट्रासेलुलर फ्लूइड एंड ब्लड के अंदर। ये इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अब वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स के अंदर लिखें कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लड कंटेन, ब्लड के अंदर कितना, क्वेश्चन पूछा ब्लड के अंदर क्या होता है। अब क्वेश्चन पूछा वाटर का पूछा है, तो वाटर कितना होता है, हम नॉर्मल बात करते हैं। जो वाटर होता है नॉर्मल कितना, 55 to 60% होता है नॉर्मल वाटर, या 50 से 60 बोल सकते हैं। एक रेंज की बात करते हैं तो हम 55%। अब ऑप्शन देखिए, 90% रॉन्ग आंसर हो गया, 80% भी रॉन्ग आंसर है, 95% भी रॉन्ग आंसर है। डी करेक्ट आंसर है डी, फिर 60%। अगर आप बोलते हैं सर कि अगर ऑप्शन 55 भी आ गया, 60 भी आ गया, तो किसको आंसर करेंगे, तो 55 को आंसर राइट करना है, क्योंकि 55 इसकी नॉर्मल रेंज होती है। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस कंप्रोमाइज ऑफ ब्लड, कंप्रोमाइज दिस इज कंपोनेंट ऑफ ब्लड, कि ब्लड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। अभी बात करेंगे ब्लड के अंदर क्या क्या नहीं होता है, वो आगे हम पीपीटी में देखते हैं कि ब्लड के अंदर क्या क्या होता है। देखिए, आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, प्लेटलेट होती है और प्लाज्मा भी होता है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, तो डी इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं हम पूरे ब्लड के बारे में। देखिए, कंपोनेंट ऑफ ब्लड की बात करते हैं। देखिए, होल ब्लड ये, होल ब्लड के अंदर देखते हैं हम। देखो, 4 कंटेन होते हैं। पहला होता है आरबीसी। क्या होती है, आरबीसी, उसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल। जो क्या करते हैं, कैरी ऑक्सीजन टू टिश्यू।
जो ऑक्सीजन को कैरी करती है कहाँ से, टिश्यू से। देन होती है प्लेटलेट। प्लेटलेट का काम क्या होता है, यूज इन कोगुलेशन या क्लोटिंग फैक्टर में काम करती है। देन बात करते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा होती है वो मेंटेन ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर एंड प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लीडिंग। डब्ल्यूबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है वो क्या करती है, फाइट करती है इन्फेक्शन के अगेंस्ट। देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, हमने बात की आरबीसी की बात की, डब्ल्यूबीसी की बात की, प्लेटलेट की बात की, और फोर्थ किसकी, प्लाज्मा की बात की। क्लियर। आरबीसी काम क्या था, ऑक्सीजन को कैरी करना, प्लेटलेट का काम कोगुलेशन का, प्लाज्मा का काम ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करना, और डब्ल्यूबीसी काम क्या होता है, फाइट करना इन्फेक्शन के अगेंस्ट। देखिए हम सैंपल लेते हैं उसमें जो ऊपर ऊपर होता है वो क्या होता है, प्लाज्मा होता है। जहाँ पर जो ये एक बनता है बोलते हैं वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, उसको क्या बोलते हैं, वाइट ब्लड एंड प्लेटलेट, उसको बोलते हैं हम वफीकॉट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम उसको क्या बोलेंगे, हम वफीकॉट बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर, क्या बोलते हैं, वफीकॉट बोलते हैं। और जो नीचे नीचे होता है वो होती है रेड ब्लड सेल, ये इंपॉर्टेंट बात है। क्वेश्चन के अंदर ये पूछा है कि कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। क्लियर। देन बात करते हैं ब्लड। ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है 55 से 60%, और जो सेलुलर कंटेंट होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट वगैरह होती है 40 to 45% होती है। अब वो प्लाज्मा के अंदर जो वाटर होता है वो कितना होता है, 91% होता है। लेकिन जो सॉलिड होते हैं वो कितने होते हैं, 9%। सॉलिड के अंदर बात करते हैं इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, सोडियम, पोटेशियम, कार्बन, कैल्शियम, मैग्नीशियम क्लोराइड, HCO3, HPO4, ETC, ये होते हैं। क्लियर। सॉलिड के अंदर 9% में ये होते हैं, टोटल 1% होते हैं। क्लियर। और जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं प्रोटीन, हार्मोन, विटामिन, लिपिड, वो सब ज़्यादा क्या होता है, प्रोटीन होता है। सबसे क्या होता है, प्रोटीन होता है। मेटाबॉलिक, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड वगैरह बहुत है 6 to 8% होते हैं। 1% क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं। सेलुलर कंपोनेंट के अंदर बात की आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट की होती है, जो प्लाज्मा होता है 55 to 60% होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही है कि आप वीडियो को मैक्सिमम लोगों को शेयर करना ना भूलें। शेयर करना इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपके सामने। जो आपका कोई सा भी एग्जाम होगा उसमें आपको ये 100% सिलेक्शन दिलवाएंगे ये क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं मोस्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल पूछा है। नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना होता है, 200 mg/dl, लेस देन 200 mg/dl। बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलिरुबिन इज फॉर्म्ड फ्रॉम। बिलिरुबिन किसके रूप में फॉर्म होता है। देखिए बिलिरुबिन होता है, बिलिरुबिन की बात करते हैं। बिलिरुबिन होता है कैसे कलर होता है, एक येलो पिगमेंट होता है। किस कलर का होता है, येलो पिगमेंट होता है, येलो कलर का होता है। क्लियर। बात करते हैं अब ये प्रेजेंट कहाँ होता है, ये प्रेजेंट कहाँ होता है, याद रखना प्रेजेंट कहाँ होता है, बाइल के अंदर। बाइल के अंदर जो बिलिरुबिन है, बिलिरुबिन उसको C33H36O6N4 इसके नाम से भी जानते हैं, इसका फॉर्मूला होता है। क्लियर। तो अब बात करते हैं, क्वेश्चन पूछा बिलिरुबिन किसके रूप में फॉर्म होता है। याद रखिए बिलिरुबिन हमेशा हीम के रूप में फॉर्म होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ए इज द करेक्ट आंसर। एक्सेसिव हीमोलाइसिस में रिजल्ट इनटू द एक्यूमुलेशन ऑफ दिस सब्सटेंस इन बॉडी। एक्सेसिव हीमोलाइसिस क्या करेगा, हीमोलाइसिस क्या होता है, आरबीसी का क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन होता है। क्या होता है, आरबीसी का डिस्ट्रैक्शन। आरबीसी का डिस्ट्रैक्शन क्या बोलते हैं, हीमोलाइसिस। क्लियर। तो हीमोलाइसिस है, एक्सेसिव हीमोलाइसिस क्या करेगा बॉडी के अंदर, एक्सेसिव हीमोलाइसिस में रिजल्ट इन द एक्यूमुलेशन ऑफ दिस सब्सटेंस की कौन से सब्सटेंस उसको एक्यूमुलेट करेगा। हमेशा रखना वो किसका एक्यूमुलेट करता है, वो बिलिरुबिन का एक्यूमुलेट करता है। किसका करता है, बिलिरुबिन का एक्यूमुलेशन करता है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्लाज्मा प्रोटीन फाउंड इन ब्लड एक्सेप्ट वन। एक्सेप्ट वाला पूछा है, मतलब 3 क्वेश्चन क्या है, रॉन्ग कितना है, 1 क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा है 1 रॉन्ग है, और राइट कितने हैं, 3 राइट है। क्लियर। अब क्वेश्चन पूछा है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्लाज्मा प्रोटीन है, एक को छोड़ के, तो कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन है। ए ऑप्शन है एल्बुमिन, बी है ग्लोबुलिन, सी है मायोसिन, डी ऑप्शन है फिब्रिनोजन। हमको फाइंड आउट करना है। देखिए एल्बुमिन की बात करते हैं हम, प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर 3 चीज़ होती है, एल्बुमिन होता है, ग्लोबुलिन होता है, और
मायोसिन, फिब्रिनोजन होता है। जो मायोसिन होता है, देखिए मायोसिन होता है प्रोटीन जो मसल फाइबर के अंदर है, जो मसल्स फाइबर होते हैं उसके अंदर प्रोटीन होता है। वो कौन सा प्रोटीन होता है? वो मायोसिन प्रोटीन होता है। क्लियर? ये टोटल कितना पाया जाता है? 45% पाया जाता है। टोटल कितना पाया जाता है? 45%। तो ये क्या है? मसल फाइबर है, ये प्रोटीन ये ब्लड के अंदर नहीं पाया जाता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। सी आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लाज्मा प्रोटीन दैट मेंटेन ऑनकोटिक प्रेशर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर ऑनकोटिक प्रेशर को कौन मेंटेन करता है? ब्लड के अंदर ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन कौन करता है? वो देखिए कौन करता है? एल्ब्यूमिन करता है। इसका काम करता है टू मेंटेन क्या? ऑनकोटिक प्रेशर। क्या मेंटेन करता है? ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। अब बात करते हैं नॉर्मल ऑनकोटिक प्रेशर कितना होता है। नॉर्मल ऑनकोटिक प्रेशर कितना होता है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि नॉर्मल ऑनकोटिक प्रेशर कितना होगा, वो याद रखना दोस्तों 22-25 mm ऑफ Hg नॉर्मल ऑनकोटिक प्रेशर होता है। जिसका काम क्या होता है ऑनकोटिक प्रेशर का? टू मेंटेन। ये क्या करता है? प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का काम कौन करता है? एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन का काम क्या होता है? टू मेंटेन ऑनकोटिक प्रेशर। क्वेश्चन किसी तरीके से भी बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। तो याद रखना, जब आप किसी पेशेंट को हम सीरम एल्ब्यूमिन क्वेश्चन सवाल कर सकता है, सीरम एल्ब्यूमिन एडमिनिस्टर करते हैं। सीरम एल्ब्यूमिन हमने क्या किया? एडमिनिस्टर किया तो हमको क्या मेंटेन करना पड़ेगा? तो ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करना पड़ेगा। ऑनकोटिक प्रेशर को क्या करना? मेंटेन करना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनकोटिक प्रेशर डिफाइंड है। ऑनकोटिक प्रेशर की डेफिनेशन पूछिए कि ऑनकोटिक प्रेशर की डेफिनेशन क्या है। तो देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर बाय इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, बिल्कुल रॉन्ग बात है। ऑस्मोटिक प्रेशर कॉज्ड बाय प्लाज्मा कोलेड इन सॉल्यूशन, बिल्कुल सही बात है। फोर्स विद इन ए फ्लूइड कंपार्टमेंट, रॉन्ग बात। फोर्स आउटसाइड द फ्लूइड कंपार्टमेंट, ये भी गलत बात है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ऑनकोटिक क्या होता है? कि कॉज्ड बाय द प्लाज्मा कोलेड इन सॉल्यूशन। क्लियर? बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन हीमोग्लोबिन कंबाइन विद ऑक्सीजन इज नोन एज। जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। क्लियर? उसको हम क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ए इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं हम तीन ऑप्शन से, डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बा अमाइनो ऑक्सी हीमोग्लोबिन और कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इनके बारे में बात करते हैं हम। देखिए हीमोग्लोबिन अगर रिजर्वली बाउंड ऑक्सीजन के साथ हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यही भी पूछा है कि उसको क्या बोल रहे हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं हम। इसको याद रखना, हम इसको एक नाम से और जानते हैं। किस नाम से? अनस्टेबल कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं। अनस्टेबल कंपाउंड के नाम से जानते हैं। अगर हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड हो रहा है तो उसको हम कार्बा अमाइनो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। क्लियर? अगर हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के पोजनिंग के साथ हो रहा है उसको बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम पूछे हुए क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक सवाल कार्बन मोनोऑक्साइड से बनता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की पोजनिंग हो गई तो उस पेशेंट का एंटीडोट क्या होगा? एंटीडोट पूछता है तो एंटीडोट क्या होगा? रखना 100% क्या देंगे हम? ऑक्सीजन देते हैं। ये एंटीडोट होता है। और बात करते हैं इसको अगर पोजनिंग हो इसको मीजर किससे करते हैं? उसको करते हैं हम कोऑक्सीमीटर से मीजर करते हैं। कोऑक्सीमीटर से मीजर करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड की पोजनिंग को। और बात करते हैं इसमें स्टूल कैसे कलर, अगर पोजनिंग हो गई स्टूल का सवाल बनता है कि स्टूल कैसे कलर का आने लगता है, तो यार ना टेरी कलर का स्टूल आने लगता है। कैसे कलर का? टेरी कलर का स्टूल आने लगता है। जो पर्सन होता है उसको टेरी कलर का स्टूल आने लगता है। देखिए हीमोग्लोबिन किसके साथ बाइंड हो रहा है? ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन भी इंपॉर्टेंट बात है। अगर हीमोग्लोबिन कंबाइन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ उसको कार्बा अमाइनो बोल देंगे। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, तो कार्बा अमाइनो बोलेंगे। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हो रहा है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोलेंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर? तो क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि किसी ऑक्सीजन के साथ हो रहा है तो क्या बोलेंगे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लाइफ स्पान ऑफ फीटल आरबीसी। तो देखिए आपको जो वीडियो है आपको मैं बहुत अच्छा आपको मैं बहुत अच्छा टॉपिक लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एग्जाम उसका मैक्सिमम फ़ायदा मिले। आपको वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि वीडियो को आप जितने लोगों को शेयर करोगे उतने लोगों को फ़ायदा होगा, और आप किसी का फ़ायदा करोगे तो कोई लोग आपको, भगवान भी आपका फ़ायदा करेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि लाइफ स्पान ऑफ फीटल आरबीसी। क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि हम जल्दी जल्दी पढ़ते, लाइफ स्पान पूछा है हम जल्दी आंसर करते हैं, 120 कर आंसर करेक्ट करके आ जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन को हमको पूरा पढ़ना है। पूछा लाइफ स्पान ऑफ फीटल आरबीसी की लाइफ स्पान पूछिए, किसकी पूछिए, फीटल लाइफ की लाइफ स्पान पूछिए। तो फीटल की लाइफ स्पान बात करते हैं वो होती है 80 डेज होती है, और अडल्ट की बात करते हैं, अडल्ट की कितनी होती है याद रखना, 120 डेज होती है। क्लियर। एक होता है वॉश्ड आरबीसी, नाम सुना होगा आपने, वॉश्ड आरबीसी की लाइफ स्पान कितनी होती है, वो होती है याद रखना 28 डेज होती है, 28 दिन होती है। क्लियर। अब देखिए अगर मान लो जो हीमोग्लोबिन होता है ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो रहा है, हमने बात की थी, अगर जो अडल्ट है उसके अंदर 2 चेन पाई जाती है हीमोग्लोबिन की। कौन कौन सी चेन पाई जाती है, इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। देखो 2 चेन पाई जाती है, कौन सी, 2 चेन पाई जाती है, कौन कौन सी, देखो 2 चेन कौन सी, ये होती है 2 बीटा चेन, अडल्ट के अंदर ये होती है 2 अल्फा चेन, देन 2 बीटा चेन, ये इंपॉर्टेंट बात है, 2 बीटा चेन। और वहीं बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं फीटल की बात करते हैं, तो 2 अल्फा चेन पाई जाएगी, लेकिन साथ में 2 डेल्टा चेन पाई जाएगी, 2 गामा चेन, ये इंपॉर्टेंट बात है। देखिए अगर अडल्ट में है तो देखिए क्या है, तो 2 चेन अल्फा 2 चेन बीटा, फीटल के अंदर है तो 2 चेन अल्फा 2 चेन गामा पाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो लाइफ स्पान आरबीसी कितनी होती है, 180 डेज फीटल की, और अडल्ट की 120 डेज। क्लियर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीसी ब्लड सेल आर सिंथेसाइज इन द एम्ब्रियोनिक लाइफ। आरबीसी की ब्लड सेल होती है सिंथेसाइज एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर कहाँ होती है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल कि कहाँ होती है, याद रखना दोस्तों, कहाँ होती है, वो कहाँ होती है, यॉर्क सैक के अंदर होती है। बात करेंगे किस तरीके से होती है, वो हम पीपीटी के अंदर देखिए कि येलो बोन मेरो क्या होती है, आरबीसी के अंदर कौन कौन सी होती है, किडनी के अंदर कहाँ पर आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, कौन सी ईयर के लाइफ में अंदर। क्वेश्चन पूछा है एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर, अभी डाउट क्लियर करेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या है, बी। अब क्यों है बी आंसर, देखिए साइट ऑफ हिमेटोपोइसिस इंट्रायूटेराइन लाइफ, साइट कौन कौन सी, देखिए अगर एम्ब्रियोनिक पीरियड है, क्वेश्चन पूछा एम्ब्रियोनिक पीरियड पूछा है, देखिए तो एम्ब्रियोनिक पीरियड पूछा है कि टिल 2 मंथ, तो वो होती है यॉर्क सैक, क्या होती है, यॉर्क सैक। लेकिन भाई मैं बात करता हूँ किसकी, फीटस 2 to 6 मंथ बात करता हूँ, तो लेबर होता है वो मोस्ट कॉमन साइट होती है, लिवर क्या होती है, मोस्ट कॉमन साइट होती है। ठीक है, लिवर कहते हैं मोस्ट कॉमन साइट होती है। तो स्प्लीन भी हो सकता है, थाइमस भी हो सकता है, लिम्फ नोड भी हो सकती है। फीटस की 6 to 9 मंथ होती है, फीटस 6 to 9 मंथ का। तो आरबीसी बोन मैरो, जो रेड बोन मैरो है, वो जितनी भी बोन है उनकी रेड बोन मैरो से रेड बोन मैरो से सिंथेसाइज होती है क्या, आरबीसी। तो हीमोपोइसिस क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ आरबीसी। क्लियर। तो देखिए हमने बात की एम्ब्रियोनिक पीरियड की बात की, एम्ब्रियोनिक पीरियड की बात की, टिल 2 मंथ तक यॉर्क सैक, फीटस की 2 to 6 मंथ, लिवर इज द मोस्ट कॉमन साइट हो गई, स्प्लीन होगा, थाइमस होगा, लिम्फ नोड हो गई। फीटस के अंदर 6 to 9 मंथ, रेड बोन मैरो एंड ऑल ऑफ बोन। क्लियर। तो हमने क्वेश्चन में पूछा है एम्ब्रियोनिक की लाइफ पूछा है, तो क्या है, यॉर्क सैक इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, आप वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को शेयर करना ना भूले। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म यूज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन, कि भाई कौन सी टर्म जो आरबीसी का फॉर्मेशन करती है, टर्म पूछिए डायरेक्ट कि टर्म का नाम क्या है, नेम पूछा है टर्म का, कि टर्म का नेम क्या है। देखिए आरबीसी की बात करते हैं तो वो होती है एरिथ्रोपोइसिस, क्या होती है, एरिथ्रोपोइसिस, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। हीमोडायलिसिस होती है, हीमोडायलिसिस, और एक पढ़ते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस,
दो डायलिसिस पढ़ते हैं, पेरिटोनियल डायलिसिस, हीमोडायलिसिस। और बात करते हैं कि हीमोडायलिसिस का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, ये सवाल पूछ सकता है एग्जाम में, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन पूछता है तो दोस्तों याद रखना वो क्या होगा, हाइपोटेंशन। क्या होगा, हाइपोटेंशन। भाई पेरिटोनियल डायलिसिस का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन की बात करता हूँ मैं, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन की बात करता हूँ, उसको वो क्या होगा, पेरिटोनाइटिस। ये बहुत दोनों क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है कि पेरिटोनियल डायलिसिस का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है। क्लियर। देन और बात करते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या हो गया दोस्तों, पेरिटोनाइटिस। पेरिटोनाइटिस क्या होता है, जो पेरिटोनियल कैविटी है, पेरिटोनियल कैविटी है उसके अंदर क्या होता है, आइटिस लग गया मतलब क्या हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया। और कहीं भी आइटिस लग रहा है मतलब क्या हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया। किस, कहाँ पर, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर। क्लियर। अब देन बात की हमने हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस क्या होता है कि हीमोडायलिसिस के अंदर मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या बात की हमने, हाइपोटेंशन। क्लियर। देन अब बात करते हैं कि एक क्वेश्चन बनता है एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस क्या होता है। क्लियर। ये क्या होती है, एपोप्टोसिस क्या करते हैं, एपोप्टोसिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रोग्राम्ड सेल डेथ। प्रोग्राम्ड सेल डेथ। अब बात करते हैं इसका हम यूज कहाँ करते हैं। देखिए हम इसका यूज कहाँ करते हैं, जब जो अबनॉर्मल सेल ग्रोथ हो जाती है, अबनॉर्मल सेल ग्रोथ हो गई, उनको एलिमिनेट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल बात करते हैं, अगर किसी को ट्यूमर हो गया, सपोज ट्यूमर हो गया, अब वहाँ पर ट्यूमर क्या होता है, अनवांटेड सेल क्या हो जाती है, ग्रोथ करने लग जाती है। अनवांटेड सेल क्या हो जाती है, ग्रोथ करने लग जाती है। अनवांटेड सेल ग्रोथ करने लग गई तो एपोप्टोसिस क्या करती है, जो सेल, एपोप्टोसिस क्या प्रोसेस है, उसके अंदर सेल को हम क्या करते हैं, किल्ड करने का काम करते हैं। सेल को क्या करते हैं, किल्ड करने, डेथ करने का काम करते हैं। क्लियर। ये इंपॉर्टेंट बात है, अनवांटेड सेल को किल्ड करने का उसको तो एपोप्टोसिस बोलते हैं। क्लियर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिंगल फीचर ऑफ नॉर्मल आरबीसी मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर लिमिटिंग दियर लाइफ स्पान। कि ऐसा कौन सा फीचर है जो आरबीसी के अंदर जो रेस्पॉन्सिबल होता है उसकी लाइफ स्पान के अंदर। तो याद रखना दोस्तों क्या होता है, वो न्यूक्लियस के कारण हमारी लाइफ स्पान कितनी होती है, 120 डेज। जो न्यूक्लियस होता है उसके कारण लाइफ स्पान क्या होती है, 120 डेज। क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, आरबीसी के अंदर क्या होता है, आरबीसी के अंदर क्या होता है, वो एब्सेंस होता है। क्या होता है, एब्सेंस होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको हम पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि पावर हाउस ऑफ सेल क्या है, पावर हाउस ऑफ सेल किसको बोलते हैं, हम माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। क्लियर। ये इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर, लैक ऑफ न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल रेटिकुलोसाइट काउंट ऑफ ब्लड। नॉर्मल रेटिकुलोसाइट काउंट कितना होता है। देखिए होता है 1 to 2% होता है, और एक ऑप्शन की बात करते हो तो 1% इज द करेक्ट आंसर। तो इज द करेक्ट आंसर। नॉर्मल रेटिकुलोसाइट क्या होती है, जो लास्ट स्टेज होती है किसकी, लास्ट इमेच्योर स्टेज ऑफ आरबीसी। जो आरबीसी की लास्ट स्टेज होती है उसको क्या बोलते हैं हम, रेटिकुलोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्सिंग केयर फॉर ए पेशेंट हु हैज पॉलीसाइथेमिया वेरा वुड फोकस ऑन प्रिवेंटिंग। और किसी नर्सिंग केयर क्या करेंगे, अगर किसी पेशेंट को पॉलीसाइथेमिया वेरा है, और पॉलीसाइथेमिया वेरा की बात करते हैं, अब पॉलीसाइथेमिया वेरा को प्राइमरी पॉलीसाइथेमिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइमरी पॉलीसाइथेमिया। क्लियर। और बात करते हैं ये, अगर इसमें क्या होता है, जो हीमेटोक्रिट लेवल होता है, क्या होती है, हीमेटोक्रिट लेवल क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज हो जाता है, कितना इंक्रीज हो जाता है, मोर देन 65% हो जाएगा।
क्लियर, कितना मोर देन 65% हो जाएगा। अगर आरबीसी की काउंट की बात करें तो मोर देन 7 मिलियन म्यू एल हो जाएगा, मतलब 7 से ज़्यादा, 7 मिलियन ज़्यादा हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे पॉलीसाइथेमिया। देखो हीमोटोक्रेट नॉर्मल कितनी होती है, 42 से 44% होती है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो इसको प्राइमर बोलते हैं। उसका अगर उसकी कारण से अगर किसी पेशेंट को और पॉलीसाइथेमिया हुआ है, उस पेशेंट के अंदर हम स्ट्रोक की बात कर सकते हैं, हार्ट अटैक की बात कर सकते हैं, थ्रोम्बोसिस की बात कर सकते हैं, उसके आने के चांस रहते हैं। इसी पेशेंट को हमको थ्रोम्बोसिस से प्रिवेंट करना है। थ्रोम्बोसिस क्या होता है, उससे क्या हो जाता है, एक धक्का बन जाता है कुछ, क्योंकि जो उसकी ब्लड की जो विस्कोसिटी होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। विस्कोसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज। विस्कोसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इंपॉर्टेंट बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट मेच्योर नॉर्मोब्लास्ट, कि मोस्ट मेच्योर नॉर्मोब्लास्ट कौन सा होता है, वो होता है ऑर्थोक्रोमिक नॉर्मोब्लास्ट। ए इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं कि कौन सा क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए 5 स्टेज होती है आरबीसी सिंथेसिस की। पहली होती है प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, जिसको प्रो इरिथ्रोब्लास्ट उसको हम क्या बोलते हैं, मोस्ट इमेच्योर टू मोस्ट मैच्योर। मोस्ट इमेच्योर टू मैच्योर। क्लियर। इसको पोरियोब्लास्ट को। जो बेसोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट होता है उसको हम अर्ली इरिथ्रोब्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्ली इरिथ्रोब्लास्ट। क्या बोलते हैं, अर्ली इरिथ्रोब्लास्ट। जो पॉलीक्रोमोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट इरिथ्रोब्लास्ट। ये इंपॉर्टेंट बात है। क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट इरिथ्रोब्लास्ट। जो ऑर्थोक्रोमोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट है इसको हम क्या बोलेंगे, लेट इरिथ्रोब्लास्ट। और रेटिकुलोसाइट की बात की, जो 1% होते हैं, हमने बात की लास्ट इमेच्योर स्टेज होती है। तो क्वेश्चन पूछा है कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है कि मोस्ट मैच्योर नॉर्मोब्लास्ट क्या होता है, ऑर्थोक्रोमिक नॉर्मोब्लास्ट होता है। क्लियर। जो मोस्ट मैच्योर होता है वो कौन सा होता है, ऑर्थोक्रोमिक नॉर्मोब्लास्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, मोस्ट मैच्योर। क्या बोलते हैं, मोस्ट मैच्योर। लेकिन मोस्ट इमेच्योर कौन सा है, वो है पोरियोइरिथ्रोब्लास्ट। क्लियर। करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो मैक्सिमम से लोगों को वीडियो शेयर करना ना भूले। क्लियर। ओके, थैंक यू सो मच। आपने पूरा वीडियो देखा होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए, और वीडियो से ज़्यादा लोगों को शेयर करना ना भूलें। वीडियो को आप मैक्सिमम लोगों को शेयर करें। जितने नर्सिंग ग्रुप है उसके अंदर शेयर करें, फेसबुक पर शेयर करें। अगर आपको रियली लगता है वीडियो शेयर करने लायक है तो ही वीडियो को शेयर करें। और ऐसी डेली रेगुलर आपको वीडियो अपलोड यूट्यूब पे की जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएं, कमेंट करें, और मैक्सिमम लोगों को शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू। मिलते हैं पार्ट 2 के साथ।